पिछले दिनों भारतीय राजनीति में काफी कुछ घटा है। कई राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी की सत्ता थी और वो सत्ता से बाहर हो गई। दूसरी तरफ बीजेपी के घटक दलों का उनके साथ छोड़ने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले जो है तेलुगु देशम बाहर गई, उसके बाद पीडीपी बाहर गई और अब जो है कुशवाहा जी की पार्टी जो है वो बाहर चली गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी खुद मेरे साथ हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सर, कल जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आपने कहा कि आपका अपमान होता रहा और प्रधानमंत्री देखते रहे। कुछ समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक तो सबसे पहले हमारी जो जितनी सीट थी लोकसभा में उसको कम करने की कोशिश हुई सीट शेयरिंग के मामले में। पिछली बार 3 सीटों पर हम लड़े थे और 3 में 3 जीते थे। अब हमने अपेक्षा की थी कि 3 से ज़्यादा हो, क्योंकि हमारी पार्टी की ताकत बढ़ गई है। लेकिन 3 से ज़्यादा संभव नहीं था, तो कम से कम 3 भी होता तो मैंने मैसेज दिया था कि सम्मानजनक हो सकता है। तो इस पर कोई बात नहीं की गई, सीधे कहा गया कि आपको उतना देना संभव नहीं है। और मुझको लगा कि जो हमारी लड़ाई है सोशल जस्टिस के लिए, बिहार के हितों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, अगर हमारी ताकत ही लोकसभा में कम हो जाएगी तो फिर इन के हितों के लिए हम आवाज़ कैसे उठा पाएंगे। तो यहाँ प्रयास किया गया मुझको कम करने का। और फिर नीतीश कुमार जी जब आ गए तो नीतीश कुमार जी ने तो इतना अपमान किया कि एक सार्वजनिक जगह पर उन्होंने मुझको नीच कहकर संबोधित किया। तो इस तरह का जो अपमान हो रहा था, और इस अपमान में जब नीतीश कुमार जी ने ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया या सीट शेयरिंग को लेकर जब इस तरह से बात हो रही थी, तो अपेक्षा हमने प्रधानमंत्री जी से की थी। प्रधानमंत्री से मिलने का हमने समय भी मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दोनों में से किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो स्वाभाविक रूप से मुझको लगा कि जब प्रधानमंत्री, जिनकी मंत्रिपरिषद का मैं सदस्य हूँ, अगर उनका ध्यान ऐसी बातों पर नहीं है, कम से कम मेरी बात सुन लेते। एक्शन क्या होता उनके ऊपर था, लेकिन कम से कम मेरी बात सुन लेते, जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए मैंने ऐसा कहा। सर, उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि आपके एक सांसद बागी हो गए थे, इसलिए आपके पास 2 ही सीट बची थी, इसलिए 2 दिया जा रहा था। कभी आपके मन में आया कि चलिए 2 लड़ लेते हैं, गाहे बगाहे यदि 2019 में सरकार होगी तो एक बार फिर आप केंद्रीय मंत्री होते? देखिए, मंत्री बनने के लिए हमारी पार्टी नहीं है और न व्यक्तिगत मेरे मन में कोई लालसा है कि मैं मंत्री बनूं या न बनूं। हम सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अभियान चलाते हैं। हम बिहार के लोगों के लिए उनके हित में अभियान चलाते हैं, और उनके हित में अभियान चलाने के लिए मंत्री सिर्फ बन जाना काफ़ी नहीं होता है। हमारी ताकत, पार्टी की ताकत बढ़ी है, उसके अनुकूल अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी तो हम लोगों के लिए क्या लड़ाई लड़ पाएंगे। तो हमारे लिए लोगों का हित सब प्राथमिकता में ऊपर होता है। व्यक्तिगत रूप से मुझको क्या मिल गया उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। इस पूरे भूमिका में जो आपने कहा कि अपमान होता रहा, बिहार के मुख्यमंत्री का क्या रोल रहा होगा? हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो हमारी पार्टी को बर्बाद करने में लग गए। हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश उन्होंने की। बिहार में सत्ता में है, प्रलोभन देकर, अलग तरह से लालच देकर, जैसे भी हो उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो, तो उन्होंने इस तरह से कोशिश की। और फिर सार्वजनिक रूप से मुझको नीच तक कहा। अब इससे ज्यादा अपमान क्या मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं? उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने नहीं कहा है। अब डिनाई करने का मतलब क्या होता है? जो बात उन्होंने कही है वह बात अभी भी पब्लिक डोमेन में है। ऐसा नहीं कि बंद कोठरी में उन्होंने कही है, पब्लिक डोमेन में है, उसको अभी भी देखा जा सकता है। उन्होंने सीधे तौर पे मुझको नीच कहकर संबोधित किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो आपकी जो लड़ाई है वो बिहार में एक दूसरा ओबीसी नेतृत्व ना पनपे, इसको लेकर के? हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह मंशा तो नीतीश कुमार जी की पहले से रही है और आज भी है। उनको लगता है, एक तो जिस सोशल बेस पे समता पार्टी बनी थी तब मैं भी उनके साथ शरीक होता था। उस सोशल बेस पर मेरे अभियान के चलते आज समझिए कि डिवीजन हो गया है बड़े पैमाने पर। अब उनके पास नगण्य स्थिति में लोग रह गए हैं, तो उनको लगता है कि फिर ओबीसी में कोई दूसरा लीडर बिहार में आ जाएगा, और ख़ास करके गैर यादव में बिहार में जो सोशल बनावट है, तो उनको लगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा लीडर के रूप में, तो कहीं ना कहीं उनको शायद नुकसान हो सकता है। तो ऐसी मंशा उनके अंदर रही है, जिसके कारण भी ऐसी स्थिति हुई। सर, बिहार में कोयरी कुर्मी को लव कुश जातियाँ कहते हैं, दोनों में विवाह भी होता है। तो लव कुश में अभी तक होता था कि कोयरी भी जो है कुर्मी को फॉलो करके वोट करता था। तो आपको लगता है कि इस बार, हालांकि कहा जाता है कोयरी 6% है,
कुर्मी थोड़ी सी 4-5% है, तो आपको लगता है कि आप सेंध लगा पाएंगे या पैटर्न कुछ वैसा ही रहेगा? नहीं, देखिए, सेंध लगाने की बात नहीं है। इस बार चाहे आप जिन जातियों की चर्चा कर रहे हैं, बैकवर्ड की जाति हैं, और उसके साथ साथ ओबीसी या दलित या यहाँ तक कि सवर्ण जमात के जो गरीब लोग हैं, उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी के 15 वर्षों के शासनकाल में मुझको ठगा गया है। और वाकई वहाँ शिक्षा की स्थिति चौपट हो गई, स्वास्थ्य की स्थिति कुछ है ही नहीं, लोगों को इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है। हर तरह से वहाँ गरीबों के लिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर तो आज इस कदर नीचे आ गया है कि जो 15 साल पहले की बात होती थी उससे भी बदतर स्थिति में कानून व्यवस्था आज हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग उनसे दरक चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुर्मी कोयरी का मामला है, ऐसा नहीं है, सभी लोग दरक चुके हैं। उनके साथ अब कोई आगे नहीं दिखने वाला है। महागठबंधन में जाने से आपको क्या लगता है, महागठबंधन को ज़्यादा मजबूती मिलेगी? मैंने यदि वोट शेयर देखा तो 40% के आसपास वोट शेयर हो रहा है, यदि आपके वोट को जोड़ दिया जाए तो। निश्चित रूप से अभी तो आपको इतना दिख रहा है, लेकिन समय आने दीजिए। लोकसभा चुनाव आते आते और भी महागठबंधन के वोट में इजाफा होगा। और मुझको तो जो दिख रहा है धरातल की स्थिति, उसके आधार पर लगता है कि कौन एनडीए के साथ रह जाएगा, शायद ढूंढना पड़ेगा एनडीए के लोगों को। तो बहुत ही बुरी स्थिति एनडीए की बिहार में होने वाली है। क्या ये 3 राज्यों में चुनाव के बाद आपको ट्रिगर किया कि नहीं, अब ऐसा संदेश आया है कि एनडीए जो है वो इनविंसिबल नहीं है, मतलब इसको हराया नहीं जा सकता, इसको हराया भी जा सकता है? लेकिन नहीं, हम तो पहले से महसूस कर रहे थे। कोई 3 राज्यों का परिणाम देखकर नहीं, हम तो गांव में घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, गरीबों के बीच रहते हैं, तो मुझको तो देख कर लगने लगा था। और आप यही कारण है कि आप देख सकते हैं चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए छोड़ने का कोई मैंने डिसीजन नहीं लिया। चुनाव परिणाम आया है उससे पहले हमने एनडीए छोड़ने का डिसीजन लिया। तो ऐसी बात अगर होती तो मैं चुनाव परिणाम का इंतजार करता और देखता कि उसमें क्या हो रहा है, तब डिसीजन लेता। लेकिन मुझको मालूम था कि यही स्थिति होने वाली है पहले से, तो इसलिए चुनाव परिणाम के पहले ही हमने एनडीए छोड़ने का डिसीजन लिया। तो आप महागठबंधन में गए तो आप क्या तेजस्वी के लीडरशिप को स्वीकार करते हैं या आपको क्या महसूस करते हैं? देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है जिसमें प्रधानमंत्री कौन हो, किस गठबंधन का प्रधानमंत्री हो, किसके देश में नेतृत्व देश का जाए, अभी यह सवाल है। बाकी सवाल बाद में हम देखेंगे। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके आने से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनके पास जो फेस नहीं था, यदि लालू प्रसाद तो है नहीं बाहर, तो जो फेस चाहिए था वो फेस मिला, तो एक तरह से आपका जाना तेजस्वी के लिए फायदेमंद भी होगा। देखिए, फायदेमंद तो स्वाभाविक रूप से सबके लिए होगा, लेकिन अभी सीधे तौर पे बिहार में किनको क्या फायदा होगा यह विषय नहीं है चर्चा का। अभी विषय है कि कैसे एनडीए शासन को देश के हित में हटाया जाए। और आप तेजस्वी को क्या सलाह देंगे कि अपने घर को ठीक करें? उनके जो भाइयों के साथ जो खबरें आती है वो आपके गठबंधन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। नहीं, देखिए, यह तो पारिवारिक मामला होता है, किसी के घर में ऐसी स्थिति हो सकती है। मीडिया के लोग थोड़ा ज़्यादा ताक झांक करते हैं तेजस्वी के घर में, इसलिए ऐसी बात बाहर आती है। अन्यथा अधिकांश परिवार में कुछ न कुछ विवाद होता है। इन बातों को मीडिया के माध्यम से चर्चा में नहीं लाना चाहिए। परिवार का मामला अलग है और राजनीति पॉलिटिक्स का मामला अलग है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तेजस्वी के लीडरशिप के बारे में? क्या वो उस लड़के में पोटेंशियल है कि लालू यादव के लिगेसी को आगे ले जाए? नहीं, निश्चित रूप से उसने अपनी क्षमता तो दिखाई है और उसके आधार पे आगे तेजस्वी बढ़ रहे हैं। रामविलास पासवान के लिए आपके पास क्या संदेश है? अभी खबरें आ रही है कि पारस और रामविलास पासवान जेटली जी से शायद मिलने जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। देखिए, अब पासवान जी इतने बड़े कद के नेता हैं, अब उनके ऊपर हम कोई टिप्पणी करें यह मुनासिब मेरे लिए नहीं। लेकिन अब उनको कहा जाता है कि वो भांप लेते हैं कि हवा का रुख किधर बहने वाला है और अपना मूव, इसलिए आप देखिए यूनाइटेड फ्रंट के समय से अभी तक जितनी भी सरकारें रही सत्ता में ही रहे। देखिए, यह बात तो देश की जनता जानती है कैसे पासवान जी का एक्शन होता रहा है पिछले दिनों, तो इस पर अलग से मेरी ओर से कुछ कहा जाए इसकी क्या आवश्यकता है? आपको लगता है कि हाल के जो 3 राज्यों के चुनाव हुए वो साबित कर दिया कि वो मुद्दे भी हैं जो कि जिसको लोग भूल गए थे, जैसे नोटबंदी का मुद्दा, बाकी चीज़ें हैं जो कि 2019 के चुनाव में भी रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा
लोगों के सामने अभी सवाल इस बात का है कि बीजेपी के लोग अब भावनात्मक मुद्दों को सामने लाने लगे हैं, मंदिर निर्माण की बात करने लगे। आपने इसका विरोध किया है कि मंदिर निर्माण किसी पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता। हाँ, निश्चित रूप, देखिए मंदिर निर्माण के हम विरोधी नहीं हैं जी, लेकिन मंदिर निर्माण में पॉलिटिकल पार्टी की आखिर क्या भूमिका हो सकती है? पॉलिटिकल पार्टी का गठन होता है तो उसके उद्देश्यों में लिखा रहता है, उसमें कहीं से है क्या कि मंदिर निर्माण पॉलिटिकल पार्टी करेगी? मंदिर निर्माण का काम पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। मंदिर बनाने वाले जो लोग हैं उनको मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए उनका विषय है, पॉलिटिकल पार्टी का इसमें क्या काम है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर मंदिर बनाना भी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, सच भी यही है, मुद्दा बनाए रखना चाहती है ताकि भावनात्मक मुद्दों पर देश की जनता का ध्यान, उनकी जो रोज की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है और शिक्षा की समस्या है, इन सवालों से उनका ध्यान अलग हो जाए और भावनात्मक मुद्दा के नाम पर, मंदिर के नाम पर लोग उनको जिताते रहे। आप सर इस कैबिनेट में रहे, प्रधानमंत्री के साथ काम किया इतने सालों तक, आपको लगता है बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि अब जो हाथ से जो रेत फिसलती जा रही है? अब अंदाजा उनको होना चाहिए, अंदाजा अगर नहीं है तो फिर पता नहीं उनकी सोच क्या है, लेकिन मुझको लगता है कि धीरे धीरे उनको अंदाज हो रहा होगा। और बिहार में आपके पास मुद्दा है, क्योंकि जो वादा किया गया था स्पेशल स्टेटस का, पैकेज का, बाकी चीजें तो कहीं कुछ दिख नहीं रही। देखिए, सबसे बड़ा वादा तो जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे उस वक्त बिहार के लोगों के साथ उन्होंने किया था। हर सभा में बोलते थे कि बिहार के लोगों के लिए पढ़ाई, दवाई और कमाई, इसके लिए बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज भी क्या स्थिति है? बिहार में पढ़ाई तो बिल्कुल चौपट है। अब टीचर इस तरह के वहाँ बहाल कर दिए गए हैं जिनको खुद ही 1 से 100 तक गिनती नहीं आती है। तो ऐसे शिक्षक हैं, टीचरलेस स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं है। दवाई, गरीब घर के लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको सीधे बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली लोग आते रहते हैं, दवा के अभाव में मौत के शिकार होते रहते हैं। तो दवाई के नाम पर कुछ नहीं है। कमाई के लिए नौजवानों को पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। और दूसरे राज्य वाले कहते हैं कि बिहारी आ जाते हैं यहाँ। हाँ, निश्चित रूप से अपमान बिहार के लोगों का होता है। तो अपमान होता है, कोई आज नहीं अपमान हो रहा है, बहुत पहले से अपमान हो रहा है। पहले से हो रहा है। तो जो अपमान हो रहा है उसके बावजूद बिहार के लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इतनी मजबूरी है तभी जाते हैं, अन्यथा कोई अपमानित होकर भी दूसरे राज्यों में जाए ऐसा कैसे कोई चाहेगा? तो जो स्थिति तब थी जिस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पढ़ाई, दवाई, कमाई सब बिहार में, कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज भी बिहार उसी स्थिति में खड़ा है। इसलिए जो वादा हुआ था उस पर तो यह सरकार खरी नहीं उतरी। आप महागठबंधन में गए, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि लोगों को अभी भी एक डर है महागठबंधन से कि यदि महागठबंधन आती है तो फिर यादव राज लौटेगा। क्या आपने इस पे सोचा है? अब यह सवाल तो नीतीश जी से पहले पूछना चाहिए। नीतीश जी इस बात को बहुत जोर से पहले बोलते थे जब समता पार्टी का दौर होता था। लालू जी को सामने रख के बोलते थे कि जनता उस भय से नीतीश जी के साथ वोट देते रहे। लेकिन अब तो उनके साथ गए, वोट लिया लोगों का, सरकार बनी और फिर वोटर को धोखा दे के बाहर हो गए। तो यह सवाल अब नीतीश जी से पूछा जाना चाहिए। और आपको क्या लगता है अगली रणनीति के तहत आप जो है महागठबंधन में है, अभी आपका फोकस 2019 है और उसके बाद 2020 भी होगा? देखिए, फिलहाल तो टारगेट 2019 का है, लोकसभा चुनाव का, कि कैसे हम सब लोग मिलकर के देश में जो सरकार अभी आई है, जो आरएसएस के एजेंडा को लागू करने पे उतारू है, कर रही है अंदर अंदर, तो उस सरकार से मुक्ति इस देश को दिलाएं। पहला टारगेट तो हम लोगों का यही है, बाकी चीज़ों को बाद में देखेंगे। एक अंतिम सवाल है कि एक बार फिर जब आप बैठेंगे 2019 के लिए तो सीटों पर बात होगी। आपने तो बहुत बड़ा कुनबा इकट्ठा कर लिया, कांग्रेस भी है उसमें, एनसीपी भी रहेगी, हालांकि आपकी पुरानी पार्टी है, और आप भी रहेंगे, तो थोड़ा वहाँ भी तो खिंचबिच तो होना ही है। और जो सीट आप चाह रहे हैं शायद उस सीट पर भी दिक्कत हो सकता है। नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके चलते सीट शेयरिंग में कोई परेशानी हो। सब सहज ढंग से हो जाएगा, सब उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, देखिए। और एक अंतिम सलाह रामविलास पासवान जी के लिए कि वो भी आ जाएं बाहर। नहीं, पासवान जी बड़े नेता हैं, उनको मैं आप कह चुके हैं कि उनको भी आ जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अब एक बार हमने कहा, लेकिन अब बार बार उनको सलाह देना मुनासिब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।